मैं हमेशा बोलता हूं कि एजुकेशन को कॉमेडी शो में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजों को प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से समझा करके भी एजुकेशन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। काफी लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी कर करके बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे क्या है, कॉमेडी वाली बातें तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन जो मेन चीज है वही आपको समझ में नहीं आती है। खैर छोड़िए उन बातों को, चलिए हम अपनी काम की बात करते हैं। तो चलिए जीनियस बच्चों, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 6.6 की। और ये एक्सरसाइज कहां से बिलोंग करता है उस चीज को देखो मैंने यहां लिख रखा है। इन सारी बातों को बोल बोल करके वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करने का कोई मतलब होता नहीं है, और ऐसे भी थंबनेल से ही ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मालूम चल गई होगी। बट हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1 तो ये कि दो तरह के बच्चे इस वीडियो को ना देखें। उसमें से एक तो ऐसे बच्चे जो इसके टाइप के हो, और ये कौन है, ये है रट्टू तोता। यानी कि ऐसे बच्चे इस वीडियो को ना देखें जो बस चीजों को रटना चाहते हैं, उसे समझने से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे बच्चे इस वीडियो से दूर ही रहें तो उसके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, वैसे बच्चे भी इस वीडियो को ना देखें जो एजुकेशन को कॉमेडी शो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप ये सोचते हो कि इस प्लेटफॉर्म में आकर के मैं कॉमेडी करूंगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। अगर आप चीजों को सीरियसली समझना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, देखो एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना एक अलग चीज है, बिल्कुल बेहतर अंदाज में बताना अलग चीज है। शब्दों की मर्यादा को मेंटेन करके भी हम एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो तो हम बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली एजुकेशन को कॉमेडी शो में कन्वर्ट कर दें और शब्दों की मर्यादा को भूल जाएं, तो इस प्लेटफॉर्म में ऐसा करना मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। तो चलिए, अगर आप मर्यादा में रहते हुए चीजों को समझना चाहते हो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझना चाहते हो, बिल्कुल ग्रेविटी के साथ सीरियसली चीजों को समझना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरा चीज ये बताना चाहेंगे आपको कि इस चैप्टर का जो फुल लेंथ वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, उसे भी जाकर के आप विजिट कर सकते हो। लगभग 5.5 घंटे की वो वीडियो है, इससे 2-3 मिनट ज्यादा ही है, तो लगभग 5.5 घंटे की वो वीडियो है। अगर डिटेल में सब कुछ को समझना चाहते हो आप, तो फिर आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। और अगर सिर्फ आपको इसी एक्सरसाइज को देखना है तो फिर चलिए इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो समझाऊंगा सारी बातें आपको यूं ही समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ऐसा है कि इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है PQR, राइट ना। और ये जो आप देख रहे हो PS, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। इसका मतलब साफ ये हुआ कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एज अ गिवन मैं इस चीज को लिख लेता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टू प्रूफ में क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको मालूम चल गया होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं अभी लिख रहा हूं ये क्या है, टू प्रूफ है, यानी कि ये चीज आपको साबित करके शो करनी है। अब ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को फिगर में आप समझ लो। ये लिखा हुआ है दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, यानी कि सिंपली दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये चीज आपको साबित करनी है, राइट ना। मैंने देखो बस इंडिकेट कर दिया है ताकि चीजें आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ये कई बुक्स में आप देखोगे कि एक थ्योरम के नाम पे है, और इसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बट चलो हम इस चीज को बनाते हैं, कैसे इसे हम बना सकते हैं देखते हैं। और इस चीज को बनाने से पहले यहां आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो चलो कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, देखो पहले मैं लिख देता हूं कि ड्रॉ करते हैं RT पैरेलल टू PS या SP। अब बोलोगे T कहां है, तो ये तो ड्रॉ करने वाली बात है, मैं इसे ड्रॉ करके आपको शो कर देता हूं। देखो इसके पैरेलल यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन या लाइन सेगमेंट, ठीक है। और आफ्टर दैट इसको मैं प्रोड्यूस कर देता हूं, और दोनों जहां कहीं भी मिल रहा है उसका नाम मैं दे देता हूं T। तो अब देखो, तो ये मैंने सही लिखा ना कि ड्रॉ क्या मैंने किया, RT पैरेलल टू SP। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां मैं इंडिकेट भी कर देता हूं कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब आपको ध्यान देना ये होगा, ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम होगा, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल होते हैं तो ये सारी बातें आपको मालूम होगी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझना। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या आप मानोगे कि दिस एंगल और ये जो एंगल आप यहां देख रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो फिलहाल के लिए मैं नाम देता हूं इसका एंगल 3। लेकिन अब हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हुआ, तो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, राइट ना। ओके,
अब अपार्ट फ्रॉम दैट हम और क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी मैं समझाना चाहूंगा। ये दोनों पैरेलल, इस बार आप इसे फॉलो करो, जब इसे देखोगे तो ये दोनों आपस में आपको इक्वल नजर आएंगे, राइट ना। नाम दे देते हैं इसका 4, और अब हम क्या ये लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहां लिख लेते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इससे फायदा क्या हुआ, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी इक्वल, ये गिवन है, 1 और 2 इक्वल है। तो अब मुझे इस दोनों को ऑब्जर्व करके बताओ कि अगर 1 और 2 इक्वल है तो क्या एज अ रिजल्ट ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, राइट ना। इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हम ये ऑब्जर्वेशन यहां से ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये ट्रायंगल है और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, से 30 डिग्री, तो क्या आप मानोगे ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। याद आ रहा होगा आपको, किसी भी तरीके का ट्रायंगल बना लो और कोई भी दो एंगल्स को उसमें आप इक्वल शो कर दो, तो अल्टीमेटली इन दोनों के जो अपोजिट वाले साइड्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, राइट ना। तो क्या इस ट्राइएंगल में, यानी कि PTR में, इस ट्राइएंगल में हमने इन दोनों को देखो यहां इक्वल साबित किया है, इसका मतलब कि इसके अपोजिट वाला यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए ऑब्जर्वेशन हम यहां ले लेते हैं कि एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो वी कैन राइट PR, फिगर में देखना आप, PR इज इक्वल टू PT, ये हम लिख सकते हैं ना। चलो इसे लिख करके हम सेव कर लेते हैं। अब आगे हमें क्या करना होगा, इस चीज को समझो, ये कंप्लीट ट्राइएंगल को देखो, QRT, इस वाले ट्राइएंगल को देखो, क्या इस ट्राइएंगल में ये दोनों आपस में पैरेलल है। और याद आ रहा होगा आपको BPT, थेल्स थ्योरम, कि अगर इस ट्राइएंगल में ये जो है इसका पैरेलल है तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हम लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू BPT। तो बस उसी चीज को हम यहां लिख देते हैं, इन दिस ट्राइएंगल सिंस PS पैरेलल टू TR, सो वी कैन राइट, क्या लिख रहा हूं देख लो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। देखो चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर देता हूं, बार बार QS SR लिखूंगा तो आपको ही दिक्कत होगा। मैं ऐसा करता हूं, इस लेंथ को A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इस लेंथ को मैं C मान लेता हूं, इस लेंथ को मैं D मान लेता हूं, ठीक है, और इस वाले लेंथ को मैं E मान लेता हूं। करेक्ट है, आप चाहो तो मानो, ना चाहो तो मत मानो, लेकिन ध्यान देना कि D की लेंथ और E की लेंथ क्या है, इक्वल है, उसी चीज को तो मैंने यहां साबित किया है। चलो अब क्या कर सकते हैं, देखो एज पर BPT वी कैन राइट A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, लिख सकते हैं ना, देखो ना, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, मैंने यहां समझाया भी है। अब बस काम आपका हो गया है। अब क्या करोगे, देखो A बाई B इज इक्वल टू, C को C ही रहने दो और D के बदले क्या लिख दो, D के बदले E लिख दो, तो D बाई E हो जाएगा, सॉरी C बाई E हो जाएगा, क्योंकि D के बदले आपने E लिखा, राइट ना। तो ये जो कुछ भी आया वो क्या आया, ये आया, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और यही चीज तो आपको साबित करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व किया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप एक बार रीड आउट करके देख लो। ऐसे मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यानी कि गिवन कंप्लीट नहीं है, तो पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर देता हूं। लेकिन देखो मैंने यहां जो भी गिवन लिखा है, ये देखो मैंने गिवन लिखा है, तो ये इनकम्प्लीट गिवन है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें एक और चीज ऐड करना होगा, वो ये कि BD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC। अब मैं सारी बातें समझा देता हूं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सिंपल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि यहां 90 है, इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर नीचे की ओर, फिर यहां से परपेंडिकुलर, राइट ना। इतनी सारी बातें गिवन है, तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि ये वाला जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये वाली फिगर की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 90 है। चलो इसको मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं। ये वाली देखो 90 है, ये वाली भी 90 है, ये वाली भी 90 है, तो अल्टीमेटली ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फिगर एक रेक्टेंगल होगा। अच्छा देखना, यहाँ देखने में स्क्वायर लग रहा होगा, बट स्क्वायर ये है या नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर तीन एंगल्स अगर 90 हो तो चौथा वाला पक्का 100% ये अपने आप 90 हो जाएगा। ये आई होप आपको मालूम ही होगा। तो हम ये डिक्लेयर कर ही सकते हैं कि NDMB ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। अब मैंने ये बात क्यों बताया, ये जल्दी ही आपको समझ में आने वाला है। लेकिन अब हम देखते ये हैं कि हमें साबित क्या करना है। तो हमें ये साबित ये चीज करना है। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, दो में से एक मैं बना देता हूं, दूसरा आपके लिए होगा। अब थोड़ा चीजों को समझने की और ज्यादा कोशिश करो। ये जो चीज है ये क्या है,
यानी कि ये कब आया होगा या फिर इससे पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा जब आप सॉल्यूशन बना रहे होगे। तो इसको लाने से पहले जो भी स्टेप आया होगा, क्या आप ये बता सकते हो वो ये आया होगा? देखो मैंने क्या लिखा, इट्स रियली वेरी सिंपल। ये आया होगा तब ना, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डीएम स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और इससे भी पहले क्या आया होगा, तो ऑब्वियसली दो ट्रायंगल्स आए होंगे जिन दोनों को हमने सिमिलर डिक्लेयर किया होगा, कुछ ऐसा ही ना रहा होगा, राइट ना। तो अब ये काम कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन चारों साइड्स को हम ढूंढते हैं ये कहां कहां एग्जिस्ट करता है, राइट। तो देखो डीएम सबसे पहले है, उसके बाद क्या है डीएन, तो ढूंढो डीएन कहां है, देखो ये है डीएन। उसके बाद ऊपर क्या है एमसी, तो ये रहा एमसी। उसके बाद डीएम, तो ये लेंथ दो दो बार है, राइट ना। तो अब आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जहां ये सारे साइड्स हो और दो एक ट्रायंगल में हो, दो दूसरे वाले ट्रायंगल में हो, तब तो काम होगा ना ये। लेकिन आप देख सकते हो ऐसे कोई भी ट्रायंगल नहीं है, ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल्स आपको नहीं मिलेंगे जिसमें दो पहले वाले में हो और दो दूसरे वाले में साइड्स हो। अगर आप इसको और इस वाले को लोगे तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो गया, तीन तीन साइड्स हो गए। हाँ ये दो बार है ठीक है, लेकिन तीन तीन हो गए ना। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, यानी कि एक्सरसाइज 6.6 में है। बट घबराने की जरूरत नहीं है। यहां जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो क्या अब आप ये कह सकते हो कि दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, यानी कि इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब हम फोकस करेंगे इन सारे साइड्स में, इन दोनों ये जो मैंने बना के रखा है 1 2 3 और इसको लेते हैं। तो अब देखो दो ट्रायंगल्स आपको मिल जाएंगे, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, तो आप देख सकते हो दो इसमें बिलोंग करता है और दो जो है इस वाले ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, एक चीज तो हमने समझ लिया। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना होगा, जो अपने आप में थोड़ा अलग है। अब कैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर पाएंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों एंगल्स 90 है, यानी कि h 90 हो गया, तो ये चीज तो क्लियर है। तो पहले ऐसा करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं। देखो मैंने यहां लिखा ट्रायंगल CMD और क्या हो जाएगा बताइए, उसका नाम ट्रायंगल DMB हो जाएगा, ठीक है। CMD और इसका नाम मैंने लिखा DMB। देखो ये तो फिलहाल मुझे मालूम था इसलिए मैंने सही ऑर्डर में ही लिखा, लेकिन आप कैसे जानोगे? आप सोच रहे होगे कि कुछ बच्चे तो लिखना चाहेंगे CMD के साथ, CMD के साथ वो लिखना चाहेंगे BMD, क्योंकि ये दोनों आपस में देखने में सिमिलर भी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, तो यहाँ सारी बातें सबको सीधी सादी नहीं होगी, थोड़ा सा आपको एंगल बदल बदल के सोचना होगा। खैर चलो, आपका सवाल ये होगा कि ये आपने जाना कैसे, ये बताओ। चलो इस चीज को मैं बता देता हूं। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो एंगल क्लियर है 90 90, तो M और M तो बीच में ही है। अब देखो यहां कैसे आप चीजों को समझोगे। इस वाले को मैं मान लेता हूं 1 और इस वाले को मैं कंसीडर कर लेता हूं 2, राइट ना। अब मुझे बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की सम कितनी होगी। चलो ठीक है बताना, लेकिन उससे पहले मैं इसका नाम दे देता हूं 3, राइट है। अब आपको बताना है सिंपल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना है मुझे बताओ। तो ऑब्वियसली ये 90 है, राइट ना। तो चलो यहां लिख लेते हैं ये 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो इसके उस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल 90 होगा, राइट ना। समझ पा रहे हो ना कि ये देखो परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो पूरा है यानी कि BDC ये पूरा क्या होगा 90 होगा, और सिमिलरली BDA भी 90 होगा। तो ये कितना हो गया 90 हो गया। अब बात कर लेते हैं 2 प्लस 3 की। बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा। तो ये दोनों भी 90 ही होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम तो 90 ही होगा ना। तो चलो इस बार थोड़े नए अंदाज में लिखते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 प्लस 2 भी 90 और एंगल 2 प्लस 3 भी 90। ओके अब देखो इन स्टेटमेंट को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल 2 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी कि हम साफ ये समझ पा रहे हैं कि एंगल 3 के साथ ये वाला एंगल मैच नहीं कर रहा है। अगर कुछ हम नाम दे दें इसका, तो ये वाला एंगल मैच नहीं कर रहा है। एंगल 3 के साथ ये एंगल 1 मैच कर रहा है। तो इसीलिए तो देखो मैंने नाम ऐसा लिखा था, C के साथ, यहां देखना C के साथ B को लिखने के बजाय मैंने D को लिखा था। तो चलो ये बातें क्लियर हो गई ना। अब देखो ये जो चीज मैंने समझाया ना,
उस चीज को यहां आपको लिखना होगा, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर आपको साबित करना है ना। तो सबसे पहले एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको डिटेल में लिखना है, यानी कि कुछ नाम दे दो ना, 4 5 ऐसे कुछ नाम दे दो। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल M कैसे, इच 90 हो गया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। सिमिलरली एंगल C यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। कैसे, उस चीज को देखो मैंने यहां साबित कर दिया, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आप शो कर देना। तो इसके बाद आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ट्रायंगल CMD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMB। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो इसके हेल्प से आपको कुछ ऐसा लाना है ना, तो देखो आप कैसे ले पाओगे। सबसे पहले देखो DM लिखो, इसको लिखो आप, तो DM डिवाइडेड बाय, अब DM के साथ तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, यानी कि MB बोलो या फिर BM बोलो, इज इक्वल टू, अब ध्यान देना नीचे आपको DM लाना है ना, तब तो ये DM स्क्वायर होगा। तो नीचे DM कैसे आया, तो इसके हेल्प से आया, सॉरी इसके नहीं, इसके हेल्प से आया DM, तो ऊपर क्या लिखना होगा, CM लिखना होगा। CM लिखो या MC लिखो, बात तो बराबर ही है, तो लिख लिए उस चीज को हम। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB इंटू MC। और जैसा कि हमें पहले से ही मालूम था कि इसमें एक चीज थोड़ा सा उल्टा आ रहा होगा, उल्टा क्या, एक बार चेक कर लो ना, DM स्क्वायर देखो आ गया, MC भी आ गया। अब ये चीज थोड़ा सा अलग आया ना, तो आपको तो मालूम ही है कि MB को अब रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, ND कर देंगे। तो ये काम हम कर सकते हैं, DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB को रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, ND। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टीज लेवल है ये थोड़ा सा हाई हो गया है, तो कोई बात नहीं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बना ही लिया। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बनाना होगा। मैं सारी बातें एक बार फिर से बताना चाहूंगा, गिवन और टू प्रूफ ये तो आपको क्लियर होगा ही होगा। इसके बाद अब चाहो तो सबसे पहले इस वाले फिगर को रेक्टेंगल शो करके अलग से सेव करके रख लो पहले ही, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर शो कर दो, फिर ये वाला प्रोसेस करोगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एग्जाम में बना सकते हो। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन में इतना ही, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चंस को एक ही साथ आप रीड आउट कर लो। आप देख सकते हो दोनों मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो इस दोनों में से मैं किसी एक को बनाता हूं, दूसरा आपके लिए होगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हो फिगर ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और फिगर में क्या क्या गिवन है उस चीज को मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जो ब्लैक कलर से मैंने ट्रायंगल बनाया है ये गिवन है, और यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एंगल B है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि मोर देन 90 डिग्री है बस। और क्वेश्चन नंबर 4 में जब देखोगे ना आप, तो बस वहां ये दिया होगा कि दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री और उस क्वेश्चन में होगा लेस देन 90 डिग्री, बस इतना का ही फर्क होगा। आफ्टर दैट यहां से A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो अब क्योंकि ये 90 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बाहर ही परपेंडिकुलर होगा, तो जैसा भी होगा उस चीज को आपको ड्रॉ कर लेना है, राइट ना। तो गिवन बस यही है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, मतलब कि ये 90 है बस, और कुछ गिवन नहीं है। और टू प्रूफ तो आप देख ही सकते हो, इस चीज को आपको साबित करनी है। अब इस काम को हम कैसे कर सकते हैं देखो मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले ऐसा है ना कि ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या क्या आपको लाना है। AC तो क्लियर ही है, इसके अलावा AC को किसके इक्वल शो करना है, तो AB, यहां मैं एक डॉट दे देता हूं, ठीक है। BC यानी कि फिर इसको लाना है, BC और एक बार लाना है, ठीक है। और क्या है, ये वाली लेंथ है। ये मैंने इंडिकेट इसलिए कर लिया है कि AD जो है वो हमें रखना नहीं है, उसे हमें एलिमिनेट करना होगा, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, तो अब शुरू कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड में क्या है, सिंपल AC स्क्वायर है। अब मुझे बताओ इस बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट ना। तो क्वेश्चन के लुक को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं इस लेंथ को x कर देता हूं, इसको y कर देता हूं। तो यहां जो मुझे लिखना था DC स्क्वायर, अब मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं है। और इसके बाद क्या करोगे, AD, जैसा कि ये डॉट से मैंने इंडिकेट कर रखा है कि AD तो आपको लाना नहीं है, तो AD को एलिमिनेट करना होगा ना, हटाना होगा। तो बताओ AD के बदले क्या लिखोगे, तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में आपको आना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में AD के बदले, यानी कि AD स्क्वायर के बदले आपको लिखना होगा AB स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, सही बात है ना। तो मैं लिख देता हूं AB स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस प्लस के बदले मैं प्लस लिखता हूं, इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने देखो उस चीज को लिख लिया। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, AB स्क्वायर के बदले AB स्क्वायर ही लिखते हैं, और प्लस देखो y स्क्वायर, तो y के बदले क्या है देखो, तो BC है ना।
तो BC स्क्वायर, जरा ऊपर भी ध्यान देते जाना, देखो काम आपका होते जा रहा है, प्लस के बदले प्लस, 2 के बदले 2, और x के बदले क्या लिखोगे आप, BD लिखोगे, और y के बदले BC लिखोगे। तो पहले हम BC को लिख लेते हैं और फिर BD को लिख लेते हैं, और यही चीज तो आपको लाना था। तो देखा आपने, काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी काफी आसानी से बना सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर गिवन है और ये चीज आपको साबित करनी है। मैं समझा देता हूं फिगर क्या है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल आपको बना लेना है। इसके बाद यहां से एक मीडियन ड्रॉ किया जाता है। मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखो मैंने यहां इक्वल और कुछ कंसीडर भी कर लिया है, मैंने बी कंसीडर कर लिया है, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आफ्टर दैट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है जिसका नाम है AM। तो क्योंकि फिगर गिवन है तो AM ही कंसीडर करना होगा। तो AM इज परपेंडिकुलर टू BC, और बस इस लेंथ को मैंने A कंसीडर कर लिया है। इसका थोड़ा सा हमें फायदा होगा, बस इसलिए मैंने A कंसीडर कर लिया है, राइट। ये जो फिगर है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस चीज को हम साबित करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि हमें लाना क्या क्या है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको AD लाना है, उसके बाद BC लाना है। तो BC चलो माइंड में रखते हैं, पूरा लेंथ है BC। DM का मतलब ये छोटा वाला, मैं एक इंडिकेशन दे देता हूं। उसके बाद फिर से BC/2, तो चलो पूरा ही लाना है बस। यानी कि ये जो मैं इंडिकेट कर दिया हूं ना, इसका मतलब क्या कि अगर मान लो वहां AM आता है तो हमें हटाना होगा उस चीज को, या फिर AB आता है तो उसे हमें रखना नहीं है, एलिमिनेट करना होगा। तो काफी आसानी से बनाएंगे इसे। LHS से शुरू करते हैं। तो AC स्क्वायर है ना, अब बताओ AC स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, ढूंढो। कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, ACM। ACM को देखो, इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, राइट ना। और अब हम AM स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं, और MC के बदले ध्यान देना, MC स्क्वायर के बदले हम लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ तो, A प्लस B लिख सकते हैं क्या। देखो तो ये A है और ये पूरा B है, तो A प्लस B लिख सकते हैं। तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो AM, हमें तो AM चाहिए नहीं, तो AM स्क्वायर के बदले हम क्या लिखें, इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। ये अपने आप में एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ध्यान देना यहां, ठीक है। तो AM स्क्वायर, तो नाम भी दे देते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। तो बताओ AM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, जिसको मैंने A कंसीडर किया है तो A स्क्वायर लिख देता हूं। ये देखो प्लस के बदले प्लस लिखा, इसे तोड़ देता हूं A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, राइट। ये कैंसिल आउट हुआ और समझो आपका काम हो गया। AD स्क्वायर प्लस, अब देखो B स्क्वायर है ना, तो B स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, B स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यानी सिंपली B को क्या लिख सकते हो बताओ। क्या B को, ये जो B है उसको आप इस लेंथ का, BC का हाफ है ना ये, तो B को आप लिख सकते हो BC/2। जरा ऑब्जर्व करके देखना कि B को आप लिख सकते हो BC/2 लिख सकते हो, राइट ना। और स्क्वायर था तो स्क्वायर, देखो मैंने सिंपली इस B के बदले BC/2 लिखा, और स्क्वायर के बदले स्क्वायर लिखा। इस प्लस को देखो मैं एज यूजुअल लिख रहा हूं, 2 के बदले 2 लिख रहा हूं। अब बताओ A के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, DM लिख सकता हूं क्या, तो A के बदले लिख देता हूं DM, और B के बदले क्या लिखना होगा, तो फिर से इसी चीज को लिख देता हूं, यानी कि BC/2 लिखना होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और आप देख सकते हो आपका काम भी हो गया। पहले इसे लिख लेते हैं, यानी कि BC इंटू DM, और इसको लिखने का मतलब क्या है, BC/2 का होल स्क्वायर। तो देखो जो हमें साबित करना था उस चीज को हमने साबित कर लिया। तो बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे सामने। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को श्योर पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। अगर स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एक पैरेललोग्राम होता है और उसके जो साइड्स हैं, यानी कि 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स के स्क्वायर के सम, चारों साइड्स के स्क्वायर के सम, यानी कि ये देखो ब्लैक कलर से मैंने साइड्स बनाए हैं, ठीक है। चारों साइड्स के स्क्वायर के सम इक्वल होंगे किसके, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि ये दोनों जो डायगोनल्स है उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे। यानी कि जो भी चीज आपको साबित करनी है उस चीज को देखो मैंने यहां बना लिया है, राइट, लिख लिया है आई मीन टू से। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आप देख सकते हो कहीं भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा।
तो ऐसा करके हम राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। सिमिलरली यहां से भी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं और इसे भी हम प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी 90 हो गया। कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि ई और एफ दे देते हैं, राइट। अब इसके बाद देखो एक चीज हम आगे फ्यूचर में, मतलब कि इस क्वेश्चन के फ्यूचर में यूज करेंगे, तो उस चीज को अभी ही मैं बता देता हूं। ध्यान देना, AED ये एक ट्रायंगल है और दूसरा BFC, चलो मैं यहां लिख ही देता हूं। AED और ट्रायंगल दूसरा कौन सा ले लूं, BFC। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैं इस बार सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। E से मेरा मतलब है DEA, ठीक है, DEA। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, इच 90, दोनों 90 डिग्री है ना। और इसके बाद क्या हो रहा है देखो, तो DE इज इक्वल टू CF, DE इज इक्वल टू CF। कैसे? अब आप पूछोगे तो मैं बता देता हूं। किसी भी दो पैरेलल लाइंस हो तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल ही होंगे। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो उस चीज को मैंने लिखा। आफ्टर दैट मैं लिख रहा हूं DA इज इक्वल टू CB। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा क्या? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से जब इन तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो क्लास 9th के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC। बाय विच कंडीशन? तो बाय RHS कंडीशन, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किया। और अब क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगे ना। तो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को मैं इक्वल अभी ही इंडिकेट कर देता हूं। इसे मैं कंसीडर करता हूं A, और इस वाले लेंथ को भी मैं A ही कंसीडर करता हूं, या अभी B भी कर सकता हूं, और बाद में मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो जैसा मन करे वैसा करो, ठीक है। तो चलो एनी हाउ मैंने दोनों को इक्वल वहां शो कर दिया। अब इस चीज को आगे हम यूज करने वाले हैं, तो मुझे बाद में बताना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आगे आपको बातें समझ में आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। आप या तो लेफ्ट से शुरू करो या फिर राइट हैंड साइड से शुरू करो। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखो मैंने लिखा LHS, तो LHS के बदले क्या लिखूंगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब सिंपल है, मुझे बस इतना बताओ AC स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो। तो AC स्क्वायर के बदले इस वाले ट्रायंगल में नाम भी बता देता हूं, ACF है, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं लिखूंगा CF स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर या फिर AF स्क्वायर। तो चलो उसी चीज को देखो मैं यहां लिख देता हूं। मैंने लिखा AF स्क्वायर प्लस, अब बताओ BD के लिए क्या लिखोगे, तो जल्दी से बता देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखो तो BD स्क्वायर के बदले लिखोगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। उस चीज को मैं यहां कॉपी डाउन जल्दी से कर देता हूं, DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा और प्रोसेस करना होगा। अब क्या कर सकते हैं, पहले उस चीज को देखो। AF को क्या करोगे, देखो ये जो AF है, इस AF को आप लिख सकते हो, ध्यान देना, इस लेंथ को आप लिख सकते हो दिस प्लस दिस, लिख सकते हो ना। तो बस यही मैं करने जा रहा हूं। तो AF को लिखता हूं AB प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, ठीक है, प्लस BE को एज यूजुअल लिखता हूं, और EB के बदले क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना। ये देखो EB है, तो EB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो AB माइनस A लिख सकते हैं क्या, सिंपल है। इस लेंथ को मैं दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ लिख सकता हूं ना, तो यही कर देता हूं, AB माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखो यहां जो हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किया था ना, तो इससे फायदा क्या हुआ, दोनों जगह A आ गया। अदरवाइज क्या होता, एक जगह A लिखते और दूसरी प्लेस पे हम क्या लिखते, B लिखते, राइट ना। और बाद में हमें इसको कैंसिल आउट करना होता, कैसे वो आगे आप देख लोगे। चलो फिलहाल इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही चीज बचता है कि इस स्क्वायर को हम ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ दें। तो चलो उसके हिसाब से ही हम ये काम कर लेते हैं। ये लिखा मैंने, और अब देखो इस प्लस के बदले प्लस मैं नीचे लिख लेता हूं, DE को लिखता हूं, यानी कि DE का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको भी ब्रेक डाउन कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू AB। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो फायदा क्या हुआ, ये दोनों जो है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। अदरवाइज अगर हम दोनों को, इसको A लेते इसको B लेते, तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होता, बट इस केस में क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। अब फायदा हमें क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, देखो तो बिल्कुल हमें फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है, देखो हमें लाना क्या है,
ये साइड, ये वाली और ये वाली, इस चारों में से कुछ कुछ हमें लेकर के आना है, यानी कि चारों के चारों लेकर के आने हैं। तो यहां देखो जो भी हमारे पास बचे हुए हैं ए बी और ए बी, ये देखो ए बी 2 बार आ गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक हम ए बी रखते हैं और दूसरे ए बी को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, सी डी से, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं ना। तो एक ए बी हम रख लेते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत है। तो देखो मैंने ए बी रख लिया, ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर। और दूसरा वाला जो ए बी स्क्वायर है उसके बदले हम लिख लेते हैं सी डी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं शो कर देता हूं कि इन दोनों को मैंने यूज कर लिया, इसको और इसको हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास बचे क्या, 1 2 3 4। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों के हेल्प से देखो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सी एफ स्क्वायर देखो ना कहां है, सी एफ स्क्वायर और प्लस क्या है, ए स्क्वायर। तो सी एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं उस ट्राइंगल में। तो लिख लेते हैं सी बी स्क्वायर प्लस, सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखो, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों साइड्स को देखो और उसके हेल्प से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है देखो, तो डी ई ना, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखोगे, ऑब्वियसली ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर लिखोगे। तो मैंने लिखा ए डी स्क्वायर, और क्या यही है आर एच एस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट्स हैं, चलिए दोनों को समझाता हूं क्या है इसमें। अब इस केस में एक सर्कल दिया हुआ है और इसके 2 कोड्स बने हुए हैं। तो एक मैंने ये बनाया जिसका नाम है सी डी, और दूसरा जो है उसका नाम दिया हुआ है ए बी, राइट ना। इतना करने के बाद आप ऐसा करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जैसा कि फिगर में ये दिया हुआ है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले आपको सिमिलर शो करना है, और एक बार जब सिमिलर शो हो जाए उसके बाद इस चीज को आपको शो करना है। तो ऑब्वियसली ये जो सिमिलर हमने शो किया उसी से तो ये स्टेटमेंट आना है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो खैर जो भी है, चलिए हम इस चीज को बनाते हैं। अब कैसे इस काम को हम कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्लास 8 या क्लास 9 के कुछ कंसेप्ट्स को यूज करने होंगे, और वो क्या है मैं समझा देता हूं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये सर्कल है, ये मैंने एक आर्क ले लिया और ये सेंटर है, ठीक है। अब मान लो ये जो एंगल है ये मैंने बनाया 60 डिग्री। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, कुछ याद आ रहा है क्या। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। एक और कंसेप्ट था, उस चीज को भी बता दूं। अब देखो ये मैंने आर्क ले लिया, ये मान लो 20 डिग्री है। तो बताओ ये कितना होगा, ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। इस वाले हिस्से में जितने भी मैं एंगल बनाऊंगा वो सारे के सारे कितने होंगे, सेम ही होंगे। यानी कि अगर एक 20 है तो सारे के सारे 20 ही होंगे। बस इसी वाले कंसेप्ट को यहां आप अप्लाई कर दो। देखो तो ये आर्क मैंने लिया, तो इस आर्क के हेल्प से एक एंगल यहां बन रहा है, दूसरा यहां बन रहा है, तीसरा यहां बना सकते थे, चौथा यहां बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 हमारे पास बना हुआ है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 2, राइट ना। तो यहां लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। इसके अलावा ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये दोनों भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए यहां कुछ नाम भी दिया था ना, तो नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट ना। रीजन भी आप लिखोगे, तो रीजन तो मैं बता ही रहा हूं। तो ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये दोनों इक्वल हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। और अब क्योंकि हमने दोनों को सिमिलर डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो उस चीज को यूज कर लेते हैं ना। तो क्या होगा बताओ, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, राइट ना। बट आप देख सकते हो हम शुरू कहां से करें तो बेहतर होगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली एपी से शुरू करते हैं। तो एपी बाय डीपी इज इक्वल टू पीसी बाय क्या हो जाएगा बताइए, पीबी हो जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो एपी इंटू क्या हो गया, पीबी हो गया। चलिए ये वाला तो आ ही गया, इन दोनों से देखते हैं आता है क्या। तो डीपी, यस बिल्कुल, और पीसी को आप सीपी तो लिख ही सकते हो, सीपी इंटू डीपी। और ये क्या दे दिया आपको, ये सेकंड स्टेटमेंट दे दिया। तो सिंपल है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको दोनों को सिमिलर शो करना है। एक बार सिमिलर हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट तो अपने आप हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने क्या आता है।
तो चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन थोड़ा सा लुक वाइज अंतर है। तो मैं देखो फिगर आपके सामने ही बना देता हूं। सबसे पहले एक कोड मैंने बनाया और उसको प्रोड्यूस भी कर दिया। इसका नाम जो भी है एज पर द गिवन मैं इस चीज को बना लेता हूं। उसके बाद एक कोड बनाऊंगा, उसको फिर प्रोड्यूस कर दूंगा, यानी कि कुछ ऐसा चीज होगा। तो इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, और ये तो पी है ही। आफ्टर दैट इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है, यानी कि इस ट्रायंगल की बात होगी और फिर इस वाले ट्रायंगल की बात होगी। तो इसके लिए भी पुराने एक कंसेप्ट को यूज करना होगा। क्या मैं बता देता हूं। देखो ये है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसके किसी एक साइड को आप प्रोड्यूस कर दो। से इसको मैंने प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल है ना वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे इस चीज को भी हम साबित कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले केस में ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इन दोनों की सम जो है वो 180 होती है। नहीं जानते हो तो इस चीज को नोट कर लो, पहले आपने पढ़ के आया है इसको क्लास 8 और 9th में। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो अगर नहीं मालूम है तो। अब सिमिलरली इस चीज को साबित भी किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और इसके जो रीजन होंगे वो भी मैंने बता दिया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट ना। तो उसी कंसेप्ट के बिहाफ पे हम ये अब डिक्लेयर करते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अब चाहो तो एंगल दिस इज इक्वल टू दिस बोल सकते हो, या फिर एंगल पी तो कॉमन हो जाएगा ना। तो इट्स रियली वेरी सिंपल। अब बस आपको इन्हीं दो चीज को लिख देना है। कैसे लिखोगे, क्या लिखना है आपको, मैं यहां देखो बता देता हूं। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे ये बताओ, सिंपल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the interior opposite angle of a cyclic quadrilateral. In case of cyclic quadrilateral, the exterior angle is equal to the interior opposite angle. बस इस चीज को लिख देना है। और इसके अलावा क्या होगा बता सकते हो, एंगल P is equal to एंगल P। ये क्या है, ये कॉमन है। Therefore, by E corollary ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सही ऑर्डर में नाम लिखना बड़ी बात है। ठीक है, PAC मान लो लिखा आपने, PAC। तो इसके साथ इस बड़े वाले का नाम क्या होगा, PBD होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, PDB होगा। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं ना, PDB लिखा। तो देखो P और P इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। अब A के साथ इक्वल कौन है, B इक्वल है या D इक्वल है, तो ऑब्वियसली D इक्वल है ना। तो A के साथ हम D को लिखेंगे और तीसरा जो बच गया उसे तो एज यूजुअल लिखना ही लिखना है। तो इस तरीके से सही ऑर्डर में आपने नाम लिखा और हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। और सेकंड पार्ट आप समझ ही गए हो क्या करना है, यही होगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। तो इसी चीज को अप्लाई कर दो, अपने आप ये चीज आ जाएगा। तो चलो बना करके देख लो बनता है या नहीं, बिल्कुल बन ही जाना चाहिए, इसमें ना का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे सामने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप पढ़ के देखोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स था ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एक दूसरे का कन्वर्स है। और यहाँ कन्वर्स से मेरा मतलब बस इतना है कि वहां जो गिवन था यहां टू प्रूव में वो रहेगा, राइट ना, बस मतलब यही है। तो चलो समझ लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। अब पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो गिवन ये है, इससे मेरा मतलब क्या है, यहां देख लो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, राइट, यही चीज यहां लिखी हुई है। और टू प्रूफ क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको साबित करनी है। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन था और आपको ये शो करना था दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, राइट ना। अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सेम ऑर्डर में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है इसका, और फिर इसे एक्सटेंड कर देना है कुछ ऐसे। नाम भी कुछ दे दो, जैसे कि ABCD है तो E दे देते हैं नाम इसका, और ये मैंने पैरेलल बनाया है, राइट ना। ओके, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो आपको याद आ रहा है क्या, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बताता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो दिस बाय क्या लिख सकते हो, दिस भी लिख सकते हो और दिस भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा आप कुछ लिख सकते हो ना। और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि थेल्स थ्योरम और कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये सब तो आप लिख ही सकते हो ना। तो एज पर द नीड जो मन करे वो लिख लो, जिसकी जरूरत हो मतलब। तो यहां जरूरत क्या होगा ये देखो, हम सबसे पहले तो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ट्राइएंगल BCE में, ठीक है, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल में BCE में, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है देखो, तो AD इज पैरेलल टू CE, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो
अब हम बाय यूजिंग बीपीटी, ठीक है, बीपीटी को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, राइट ना। तो दिस बाय दिस से मतलब क्या हो रहा है, बीडी बाय डीसी इज इक्वल टू बी ए बाय, ठीक है, बी ए, ठीक है ना। तो बी ए बाय क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, तो ए ई लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब बोलोगे इक्वेशन 1 कौन सा है, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1 गिवन को ही। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को केयरफुली आप ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप साफ साफ देख पाओगे कि दोनों के जो लेफ्ट वाले हैं ना वो इक्वल ही तो है। अब क्योंकि लेफ्ट वाले इक्वल हैं तो ऑब्वियसली राइट वाले इक्वल हो जाएंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं तो बी ए लिखूं या ए बी लिखूं बात तो बराबर ही है, बाय ए ई लिख देता हूं। अब देखो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है ना। तो ए सी इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, ए ई लिखा, ओके। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि ये 1 बाई ए सी आएगा, तो अल्टीमेटली उसके बाद फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे तो यही आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो ए सी यानी कि ये लेंथ इज इक्वल टू ए ई, ये लेंथ, हमने इन दोनों लेंथ को इक्वल साबित किया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हमें ये होने वाला है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि इसका नाम 3 और इसका नाम 4 दे देते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इतना क्लियर है आपको। अब देखो इन सब चीजों को कैसे हम यूज करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये समझा था कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों भी इक्वल होगा, यानी कि ये और ये भी इक्वल हो जाएगा और इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट ना। तो उन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। मानोगे क्या, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली नहीं, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। चीजों को समझ लेना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो खैर चलो जो भी है, अब मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट तो हमने ले आया, लेकिन उससे पहले जो ये हमने लाया था इससे हमें फायदा क्या हुआ था, इससे हमें फायदा ये हुआ था कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हम ये लिख सकते थे, ठीक है। इनफैक्ट हमने 3 और 4 तो लिखा ही था। चलो ठीक है, अब देखो ये हमने अभी अभी स्टेटमेंट लाया और इस वाले स्टेटमेंट में एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है ना, तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा ना ये चीज। और यही तो हमें बाय द वे साबित करना था। तो इस तरीके से इस काम को भी हमने कंप्लीट किया। लेकिन इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ थोड़ा मैच कर लेना। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें गया नहीं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही सारे स्टेप्स थे, तो आई होप कि बातें आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये काफी ट्रिकी लगता है काफी बच्चों को। खैर जो भी है, चलिए बना करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.6 के आखिरी क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी लोगों को हैरान परेशान करता आया है। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन की लुक ही पसंद नहीं आती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है, और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको कई सारे वर्ड्स के मतलब नहीं मालूम होते हैं। तो घबराओ मत, मैं एक एक चीज बताने वाला हूं और मुझे तो लगता है कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे आसान क्वेश्चन कई मायनों में होने वाला है। हर एक चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, अपने लेवल के अकॉर्डिंगली मैं जो जो बता रहा हूं बस वो आपको करते जाना है और सही स्टेप्स आपको उठाने हैं। अब देखो सबसे पहले जो स्टेटमेंट का पूरा मतलब क्या निकल करके आएगा वो तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझा ही दूंगा। जहां तक क्वेश्चन की लुक की बात है तो उसे भी मैं आसान करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल के सहारे। और जहां तक बात है क्वेश्चन में दिए हुए ऐसे वर्ड्स की जिसका मतलब आपको नहीं मालूम है, तो उसके लिए सिंपल आपको गूगल करके देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड आप देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, TAUT। तो इसका मतलब सिंपल है, आप गूगल करके देख लो, आप देख सकते हो। इसका मतलब होता है तना हुआ, यानी कि बिल्कुल सीधा। सीधा का मतलब क्या है, अब देखो ये जो धागा है ये बिल्कुल तना हुआ नहीं है, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये तना हुआ है, मतलब बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल झुका हुआ कुछ ऐसा ना हो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इतना कुछ करने के बाद भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ परेशानी है तो अब भी मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता जो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो सारी बातें आपको यूं ही समझ में आ जाएगी, और दूसरा रास्ता यह है कि सेम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को या सिमिलर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप अलग अलग किताबों से पढ़ करके देखो। अब देखो अभी जो अपने स्क्रीन में आप स्टेटमेंट देख रहे हो ये है एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, और अभी जो अपने स्क्रीन में आप स्टेटमेंट देख रहे हो ये मैंने किसी दूसरे बुक से लिया है। आप इसे भी पढ़ के देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा नाम वगैरह को चेंज कर दिया गया है।
और इतना करने के बाद एट द एंड आप चाहो तो इस हिंदी वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हो। ये एनसीईआरटी हिंदी वर्जन से लेकर के मैंने आपके सामने रखा है, आप इसे भी वीडियो पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद तो ऑलमोस्ट आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और परेशानी तो खत्म होना तय है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। नो डाउट पहले हम फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हम काफी ज्यादा आसान बनाने वाले हैं, इसलिए कुछ पॉइंट्स को अभी ही नोट डाउन कर लो जिसको आगे हम सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं, सो दैट कि वहां ज्यादा दिमाग लगाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले आपको नोट ये कर लेना चाहिए कि 24 का जो स्क्वायर है वो 24 इंटू 24 होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा, आप सबको मालूम ही होना चाहिए, 576 होता है। नहीं मालूम है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। इसके बाद क्या है, 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 18 इंटू 18 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 324, ये होता है। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा इन दोनों को हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, मतलब कि सॉल्यूशन में आगे यूज करेंगे तो प्लस तो कर ही लोगे, ये तो काफी आसान है, और माइनस भी कर लोगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जो यूज होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.52, ठीक है। इसकी स्क्वायर रूट हमें फाइंड करनी होगी। अब इसकी स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करोगे, आप सबको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो ऐसे तो ये क्लास 8 की बात है ना, तो क्लास 8 में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये वाला टेक्निक तो आपको याद आ ही रहा होगा, ऐसे जीरो वगैरह देते हैं। अगर नहीं मालूम है ये आपको, तो आपके पास अभी दो रास्ते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन को समझना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेटर के हेल्प से फाइंड कर लो, और अगर ऑब्वियसली एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर यूज करोगे नहीं, तो इसके लिए आपको ये मेथड भी सीखना होगा। तो ऐसे तो आपने क्लास 8 में सीख ही लिया होगा, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए अलग से किसी सेपरेट वीडियो को आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो चलो, इसकी स्क्वायर रूट होती है 1.587, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो हम राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 1.59 लिख सकते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करके तो यहां अप्रॉक्स लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो इन तीनों चीज को हम यूज करने वाले हैं, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो अभी ही। इसके बाद यकीन मानो कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक होने वाला है। तो चलिए चीजों को प्रैक्टिकली समझने का शुरुआत करते हैं। अब देखो, चीजों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं इन सब चीजों का सहारा लूंगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा कि यहां फ्लाई फिशिंग के बारे में कुछ बातें की जा रही है, तो ये लगभग कैसा होता है, मैं सिमिलर चीज आपको समझाने वाला हूं। उसके लिए मेरे पास देखो ये थ्रेड है, ये देखो मछली पकड़ने वाला कांटा है, और इसको मैं फ्लाई की तरह यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा एग्जैक्टली अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इंडियन स्टाइल में मैं आपको समझा दूंगा कि फ्लाई फिशिंग कैसा हो सकता है। और ये एक छड़ी है या स्टिक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए सबसे पहले इन सारी चीजों को मैं अरेंज कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे की चीज आपको मैं समझाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली फ्लाई फिशिंग कैसा हो सकता है। उसके लिए सिंपल सा ये मैंने एक इक्विपमेंट तैयार कर रखा है, इसके सारे वर्किंग और पार्ट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे नीचे देखो, ये एक निडल है या कांटा है, यहां चारे को लगाया जाता है, जिसे देख करके मछलियां जो है वो अट्रैक्ट होती है, और जब इसे खाने की कोशिश करती है तो यहां आकर के वो फंस जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली फ्लाई है, और इस फ्लाई का रोल क्या है मैं बता दूं। ये फ्लाई जो है ये पानी में फ्लोट करते रहता है, और जब मछलियां इसे पुल करती है तो ये फ्लाई क्या होता है, पानी के नीचे डूबना शुरू हो जाता है। और जो यहाँ बंदे उस चीज को देख रहे होते हैं तो उसे बातें समझ में आ जाती है कि कोई ना कोई मछली तो यहाँ आकर के फंस चुकी है, इसीलिए तो ये फ्लाई नीचे की ओर जा रहा होता है। इस चीज को एग्जैक्टली मैं करके भी शो कर दूंगा, क्योंकि इक्विपमेंट हमारे सामने तैयार है। और देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि एजुकेशन को कॉमेडी शो में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजों को प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से समझा करके भी एजुकेशन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। काफी लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी कर करके बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे क्या है, कॉमेडी वाली बातें तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन जो मेन चीज है वही आपको समझ में नहीं आती है। खैर छोड़िए उन बातों को, चलिए हम अपनी काम की बात करते हैं। अब देखो, इन सारी चीजों का कोई मतलब तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास पानी ना हो और उसमें मछली ना हो। तो देखो, उस चीज को भी मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने पानी रखा है, इसे आप स्ट्रीम मान लो, और इसके अंदर कुछ मछलियां भी आप देख सकते हो। फिलहाल दो ही हैं हमारे पास। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नाजिमा नाम की एक लड़की होती है, वो किसी स्ट्रीम या वाटर बॉडी में जाकर के फ्लाई फिशिंग कर रही होती है, कुछ ऐसे। तो ये देखो, ये फ्लाई फिशिंग का तरीका होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। ये जो फ्लाई है आप देख सकते हो पानी में फ्लोट कर रहा है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नीचे डूब चुका है। अगर कोई मछली उसे देख करके अट्रैक्ट होती है और जब खाने की कोशिश करेगी तो वहां जाकर के वो फंस जाएगी, और फिर जब उसे वो अट्रैक्ट करेगी नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर जब उसे पुल करेगी तो ये फ्लाई क्या है, पानी में धीरे धीरे डूबना शुरू होगा। और उसे देख करके इस नाजिमा को ये पता चल जाएगा कि वहां कोई मछली आकर के फंस चुकी है, फिर वो इसे पुल करके आगे बाहर निकाल सकती है, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो चलो थोड़ा फन के लिए हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं। ये जो मछलियों को आप देख सकते हो,
ये देखो अभी भाग रही है, क्योंकि नो डाउट इसमें मैंने चारा भी नहीं डाला है, बट थोड़ा फन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, इस चीज को आप समझ गए हो कि सिस्टम क्या है, काम ये कैसे करता है। अब चलो इस चीज को आगे समझाने के लिए ऐसा करते हैं, इस चीज को मैं यहां ऐसे फंसा लेता हूं ताकि ये सीधा रहे, और जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा कि ये टॉट यानी कि सीधा है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ऐसे फंसा लिया, राइट ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है ये समझो। ये नॉर्मल सा एक स्टिक है, ये थ्रेड है, और यहां नाजिमा बैठी हुई है, राइट ना। सबसे पहली चीज तो ये गिवन है, ये जो फ्लाई है उसकी दूरी नाजिमा से 3.6 मीटर ये गिवन है। दूसरी चीज ये गिवन है कि ये जो पॉइंट है ना, यहां से आप नीचे परपेंडिकुलर डालो, राइट ना। और अब यहां जो आपने परपेंडिकुलर डाला उससे इसकी दूरी जो है, दैट इज फ्लाई की जो दूरी है, ये भी गिवन है, ये है 2.4 मीटर। इन दोनों चीज को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो, राइट। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, ये जो हाइट है ना, ये यानी कि पानी से लेकर के इसकी जो ऊंचाई है, ये जो लेंथ है, ये है 1.8 मीटर। ये 3 डेटा को आप नोट कर लो। क्वेश्चन के 2 पार्ट से मैंने बताया, तो फर्स्ट पार्ट में यही 3 चीज है। चलिए अब मैं समझाता हूं कि इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली इसके लिए सबसे पहले हम इसे यहां ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू सम रीजन क्या होता है, नाजिमा इस चीज को पुल करती है, राइट ना। और जब पुल करेंगे तो क्या होगा, यू नो वेरी वेल, ये जो फ्लाई है जहां कहीं भी था, जैसे ही पुल करेंगे ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ आना शुरू होगा, राइट ना। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, जो नाजिमा इसे पुल करती है, इस चीज को देखो, ठीक है। नाजिमा जो इसे पुल करती है, तो उसकी जो पुल करने की स्पीड है वो है 5 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में ये जो धागा आप देख रहे हो ना, इस चीज को देखो, इस धागा को देखो, 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर ऐसे पुल कर लेती है। ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर मान लो, तो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर पुल कर लेती है। तो सिस्टम बस कुछ ऐसा ही है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखेंगे, सेकंड पार्ट को जब व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे तो काफी आसानी से सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बट सेकंड पार्ट का जो की पॉइंट है बस वही है, क्या है कि यहां देखो फ्लाई है और नाजिमा इसे 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर को अभी छोड़ दो ना, वो बस इसे पुल कर रही होती है। और पुल कर रही होती है तो क्या होता है, ये जो फ्लाई है वो धीरे धीरे इस तरफ आ रहा होता है। बस इतना ही आपको नोट करना है। इसके बाद सारी कहानी आपको बिल्कुल जैसे ये पानी है ना, वैसे ही आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए फिर व्हाइट बोर्ड में जाकर के चीजों को समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन इन मछलियों को एक बार थैंक्स बोल देना, इन्होंने काफी एक्सरसाइज की है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। अब चीजों को इतना प्रैक्टिकली समझने के बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम काफी आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आप ये जानते हो, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो पहले एज यूजुअल पहले वाले पार्ट को ही बनाएंगे हम। इसके लिए एक रफ डायग्राम मुझे बनाना होगा, और बुक वाले डायग्राम को तो आपने देख रखा होगा, एक बार आप फिर से देख लो। ये बुक वाले डायग्राम है, और इसके फेवर में मैंने अपने तरफ से भी एक डायग्राम बना रखा है, उसे भी आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए, लेकिन चीजों को आपको यहां समझना होगा। ये देखो, स्ट्रीम के लिए मैंने एक लाइन बना लिया। अब इसमें पानी वगैरह है, मछलियां भी कुछ है, तो इसके अंदर वाले पार्ट से यानी नीचे वाले पोर्शन से क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है। अब इस स्ट्रीम के कुछ हाइट पे नाजिमा जो है वो बैठी हुई होती है। अब कहां ये बैठी है, मे बी कोई शिप के ऊपर हो या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हो, तो उससे भी अपने को कोई मतलब नहीं है। उसके हाथ पे एक स्टिक होता है फ्लाई फिशिंग के लिए, और यहां से थ्रेड को वो कहीं पानी में मान लो यहां फेंकती है, राइट ना। यहां फ्लाई होता है, तो इसके जो बेस है ना, उससे इस फ्लाई की दूरी ये क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 3.6 मीटर। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा गिवन ये है कि इस स्टिक का जो टिप है, यहां से जब आप नीचे परपेंडिकुलर डालोगे तो इस परपेंडिकुलर जो हाइट है ना, ये जो हाइट है या फिर लेंथ है, ये है 1.8 मीटर, ये भी गिवन है। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, इस फ्लाई की दूरी इस पॉइंट से ये भी गिवन है, और ये है 2.4 मीटर। ये 3 चीज गिवन है, और रियली ये काफी ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। इन तीनों के हेल्प से यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू को तो फाइंड कर ही सकते हो ना, इन दोनों को माइनस कर दोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा, राइट। तो अब आपके सामने इतने सारे डेटा हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, पहले आप ये समझ लो। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये जो लेंथ है ना, ये जो थ्रेड है या धागा या जो कुछ भी बोलो आप, इसकी लेंथ को आपको फाइंड करनी है। तो भला इसे कौन फाइंड नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं ये x है, राइट ना। तो कैसे लेंथ को फाइंड करोगे, तो चलो मैं यहां कर देता हूं। तो आप देख सकते हो ना कि ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो उसी चीज को लिख लेते हैं, 2.4 का स्क्वायर
प्लस 1.8 का स्क्वायर, राइट ना। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, ये दोनों वैल्यूज को हमें यूज करना होगा। तो 2.4 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और ये डेसिमल है तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2.4 इंटू 2.4 हुआ है। तो इस चीज को आप करके देख लो अगर डाउट है तो, मैंने लेकिन बता दिया है। प्लस लिखोगे। अब बताओ 18 की स्क्वायर कितनी होती है, तो यू नो 324 मैंने पहले ही बताया था, तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर दोगे और स्क्वायर रूट डाल दोगे। सिंपली इसे ऐड कर लो। ऐड करने के बाद ये आपको वैल्यू देगा, देख सकते हो 5 8 9, ये 9 दे रहा है आपको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। आप ऐड करके देख लो। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, ये होता है 3। हमें प्लस में ही वैल्यू को लेना है क्योंकि ये एक लेंथ है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और यही फर्स्ट पार्ट था एक्चुअली में। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या है। चलिए सेकंड पार्ट भी काफी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। अब चलिए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम डील करते हैं। पहले समझ लेते हैं सेकंड पार्ट में गिवन क्या है। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली ये जो नाजिमा है इस थ्रेड को या जो कुछ भी है उस चीज को क्या करती है, वो पुल करती है, जो सिस्टम यहां लगा हुआ है। चलिए उस चीज को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। वैसे तो प्रैक्टिकली मैंने समझा ही रखा है, लेकिन फिर से समझा देता हूं। देखो क्या है, इसी चीज को समझो। यहां नाजिमा बैठी हुई है, ओके, ये स्टिक ये वाला हो गया और ये थ्रेड हो गया। तो चलो यहां फ्लाई है। अब नाजिमा क्या करती है, ड्यू टू सम रीजन, इसको देखना, ठीक है, ये इसे पुल करती है, राइट ना। तो पुल करने की अपनी कुछ स्पीड भी तो होगी, वो जल्दी कर रही है धीरे धीरे कर रही है, तो वो स्पीड भी गिवन है। मैं उस चीज को अभी लिख करके बताऊंगा आपको। तो इसे वो क्या करती है, पुल करती है, और इस कारण से ये जो फ्लाई है धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ ऐसे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, राइट ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो वो पुल कर रही है उसकी स्पीड गिवन है, 1 सेकंड में वो उस थ्रेड को या धागे को या जो कुछ भी है उसकी 5 सेंटीमीटर को वो पुल कर पाती है। तो 12 सेकंड के बाद, अब देखो जैसे ही पुल कर रहे हैं तो ये जो फ्लाई है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ आएगा। तो 12 सेकंड्स के बाद वो कहां आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन नहीं है, मतलब कि क्या है मैं बता रहा हूं। तो मान लो कि 12 सेकंड्स के बाद, एक्चुअली में क्या है कि वो 12 सेकंड्स तक उस चीज को पुल करती है। तो 1 सेकंड में वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पुल करती है। तो ऑब्वियस सी बात है 12 सेकंड में कितना वो पुल कर लेगी, तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्योंकि सारे लेंथ मीटर में है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.6 मीटर होता है, राइट ना। यानी कि उस थ्रेड का जो भी लेंथ था उसमें से वो 0.6 मीटर वो क्या करती है, पुल कर लेती है। तो इसकी लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ कितनी थी, उस चीज को तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था ना, 3 मीटर है, और उसमें से वो 0.6 क्या करती है, पुल कर लेती है। तो अब बचा कितना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को माइनस ही ना करोगे, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 0.6 को 3 से जब माइनस करोगे तो ये 2.4 दे देगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आ जाना, ठीक है, काफी आसान है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। पहले मैं बता दूं कि फाइंड आपको क्या करना है। तो फाइंड आपको ये करना है 12 सेकंड के बाद जब ये यहां आ गया होगा तो ये जो लेंथ है ना ये फाइंड करनी है आपको, राइट। तो काफी आसानी से इस लेंथ को फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको इस वाले ट्रायंगल में आना होगा। देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। तो क्या इस वाले ट्रायंगल में इस लेंथ को आप फाइंड कर सकते हो, कुछ नाम दे देते हैं फिलहाल, मैंने कहीं और नाम नहीं दिया, और जो पहली फिगर मैंने दिखाया था वहां तो नाम दे ही दिया था। तो फिलहाल बस इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी मुझे ये बताओ। तो ए बी इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस तो यूज करना है। तो कितना हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा स्क्वायर रूट के साथ। तो बताओ इसकी स्क्वायर, बस इसी की चीज को तो छाप देना है। तो 5.76 माइनस 3.24, बस प्लस के बजाय यहां माइनस करना है। और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो एक वैल्यू मैंने और बताया था, माइनस करके आप देख लो, तो ये आ रहा है 2.52, राइट ना। ऑब्वियस सी बात है ये भी मीटर में ही होगा। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, इसे भी आप क्रॉस चेक कर लेना, इसकी स्क्वायर रूट जब फाइंड करोगे तो ये लगभग आएगा 1.587, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसको ले लेंगे 1.59 मीटर ले लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना कुछ करने के बाद एक फाइनल हमें काम करना है। एक्चुअली में हमें लेंथ फाइंड करनी है, ए से इसकी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि हम डी दे देते हैं। तो एडी की लेंथ फाइंड करनी है ना, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी प्लस बी डी होगा ना। तो ए बी की लेंथ तो हमने यहां फाइंड किया 1.59, और प्लस बी डी की लेंथ बताओ ये कितना है, 1.2 है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आप देख सकते हो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.79।
और ऑब्वियस सी बात है हमें मीटर देना होगा। तो ये दो हमारे पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 मीटर और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, और यहाँ अप्रॉक्स लिख दोगे तो ये और भी बेहतर आपके लिए हो सकता है। तो चलिए इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और काफी आसान भी लगा होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।